हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। जैसा कि आपको पता है 5 फरवरी 2025 से आपका वार्षिक परीक्षा शुरू होने जा रहा है और जिसमें पहला पेपर आपके हिंदी विषय का है। और बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दीजिए, तो यहां पे मैं आपके लिए हिंदी विषय के वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। तो यहां पे इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक का संपूर्ण आंसर देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न पत्र है आपके हिंदी विषय का है और आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा और आपके एग्जाम में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप निर्देश दिया गया, आप निर्देश पढ़ सकते हैं। इसके बाद आइए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों की ओर। यहां पे आपका क्वेश्चन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला नंबर क्या है? हिंदी पद साहित्य का तीसरा काल है, तो आपको बताना है रीतिकाल। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे और यहां पे आप देख सकते हैं दूसरा नंबर कबीर दास की भाषा है, तो आपको बताना है सदुक्कड़ी। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं इसी का तीसरा नंबर रस के अंग हैं, तो आपको बताना है रस के 4 अंग हैं। ठीक है, और यहां पे आपका नेक्स्ट नंबर है चौथा, झूरी ने दोनों वैलों को भेज दिया था, तो यहां पे ससुराल। ठीक है, आपको ये लिख देना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहां पे आप देख सकते हैं 5वां नंबर दिया है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आपको बताना है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है यहां पे 6वां नंबर, सन 1967 में पुनपुन नदी का पानी घुस गया था, तो यहां पे राजेंद्र नगर में। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जिसमें दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प का चयन कर लिखिए। यहां पे पहला नंबर है खुलेगी साकल बंद डैश डैश की, तो यहां पे आपको बताना है द्वार। इसके बाद मातृ छंद में डैश डैश की गणना होती है, तो आपको बताना है मात्राओं की। यहां पे तीसरा है उपमेय में उपमान का आरोप डैश डैश अलंकार में होता है, तो आपको बताना है रूपक अलंकार। इसके बाद तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को डैश डैश कहते हैं, तो आपको बताना है केतली। इसके बाद वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगते हैं डैश डैश कहलाते हैं, तो आपको बताना है उपसर्ग। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे और यहां पे आप देखेंगे 6वां नंबर, नानी के मन में डैश डैश की आजादी के प्रति जुनून था देश के प्रति। यहां पे इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने दिया है निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। पहला नंबर है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के देवता हैं, तो यहां पे आपको बताना है ये सत्य है। इसके बाद दूसरा है रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो ये आपका बिल्कुल असत्य है। ठीक है, तीसरा नंबर है लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे, तो ये आपका सत्य है। यहां पे अगला है खाना एक क्रिया शब्द है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, इसके बाद एकांकी में 3 अंक होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। एकांकी में 1 अंक होते हैं। ठीक है, इसके बाद 6वां है रीढ़ की हड्डी पाठ कहानी विधा में लिखा गया है, तो ये भी आपका सत्य है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है आपसे सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, जिसमें आपका पहला नंबर है ग्राम श्री। ग्राम श्री का आपका हो जाएगा यहां पे सुमित्रा नंदन पंत, यहां पे ये 6 नंबर राइट आंसर है। इसके बाद दूसरा है 3 वर्णों का समूह, तो यहां पे आपको बताना है इसका राइट आंसर गणक हो जाएगा। यहां पे 4 नंबर राइट आंसर।
मनोरथ, मनोरथ जो आपका है वो स्वर संधि कहलाएगा। इसके बाद चौथा है संस्कृति तथा शिक्षा, तो यहां पे आपको बताना है श्यामाचरण दुबे, ठीक है। इसके बाद शत्रु का विलोम आप सभी जानते होंगे, दुश्मन होता है। इसके बाद अगला है इस जल प्रलय में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। इसके इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। यहां पे आप क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, रस खान किसके अन्य भक्त थे, तो यहां पे आपको इसका आंसर मैं आगे आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चन आप दूसरा देख सकते हैं, जहां काव्य का आधार शब्द से होते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है। इसके बाद तीसरा है साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है। इसके बाद अगला है रीढ़ की हड्डी एकांकी में राम स्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया था। इसके बाद अगला है रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। और इसके बाद अगला है लेखिका मृदुला गर्ग ने नाना पढ़ाई करने कहां गए थे। यहां पे अगला है 6वां नंबर देख लीजिए, लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहां गए थे। इन सभी का आंसर मैं आपको चलिए आइए दिखा देता हूं। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, जो कि 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन सभी क्वेश्चनों के एक एक अंक मिलेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके पास क्या था, रस खान किसके अनन्य भक्त थे, तो आपको बताना है रस खान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, ये आपको लिख देना है। इसके बाद अगला देख सकते हैं, यहां पे दूसरा नंबर था जहां काव्य का आधार शब्द होते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है, तो आपको बताना वहां शब्द अलंकार होता है। इसके बाद इसी का हम देखेंगे तीसरा नंबर, यहां पे क्या है साहित्यिक पुरखे किससे कहा गया है, तो यहां पे इसका आंसर ये लिखा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका चौथा नंबर, रीढ़ की हड्डी एकांकी में राम स्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया था, तो आपको बताना है रतन से पैसे मंगवाए थे, ठीक है। इसके बाद आगे देख लीजिए, यहां पे रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है 3, कौन कौन से, सरल, संयुक्त, मिश्रित, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहां पे लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहां गए थे, तो यहां पे आपको बताना है लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे, ये आपको लिख देना है। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, क्रम से कालों के नाम लिखिए। इसका अथवा देख सकते हैं, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आप 7 देख लिए, रस खान अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। इसके बाद यहां पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, कवि पंत ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है, लिखिए। इसका अथवा भी आप देख लीजिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे से के समान क्यों है, लिखिए। यहां पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका अथवा है स्थायी भाव और एवं संचारी भाव में कोई 2 अंतर लिखिए। यहां पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से और क्वेश्चन नंबर 10 तक का आंसर दिखा देता हूं। चलिए आइए देख लेते हैं आंसर। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, क्रम से कालों के नाम लिखिए। तो यहां पे आपका आंसर ये लिखा गया है। यहां पे पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया, जिनका नाम
आदि काव्य काल और भक्ति काल, रीति काव्य काल, आधुनिक काल, ये है। इसका अथवा दिया गया था भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर ये लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आप देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। रस खान अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहां पे ये देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर और इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। कवि पंत ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है, तो इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद इसका अथवा ये देख सकते हैं, ये रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट करिए। और इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद इसका अथवा है, ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद आता है आपका इसका अथवा, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर लिखिए। तो ये है इसका स्थायी भाव और यहां पे ये रहा संचारी भाव, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक का आंसर कंप्लीट होता है। अब यहां पे आप क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, इसका अथवा है पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, गद्य की कोई 4 गौण विधाओं के नाम लिखिए, इसका अथवा निबंध लेखन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, महादेवी वर्मा अथवा हरिशंकर परसाई की दो रचनाएं एवं भाषा शैली लिखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, लेखक राहुल सांकृत्याय ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया और इसका अथवा किस घटनाओं ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया लिखिए। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 15 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16 और यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। फणीश्वर नाथ रेणु के मित्रों के नाम लिखिए, अथवा है रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। आपको मैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 17 तक का आंसर देने वाला हूं, तो चलिए देख लेते हैं। यह रहा आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, जिसमें पूछा गया था अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यह रहा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और यह है इसका उदाहरण, ठीक है। इसके बाद इसका अथवा देख लेते हैं, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए, इसका भी आंसर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, गद्य की कोई 4 गौण विधाओं के नाम लिखिए। ये आप देख सकते हैं, निबंध, कथा, संवाद, विवरण, ठीक है। इसके बाद इसका अथवा है निबंध लेखन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, तो यहां पे ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, महादेवी वर्मा अथवा हरिशंकर परसाई की दो रचनाएं एवं भाषा शैली लिखिए। यहां पे महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, आप यहां पे देख सकते हैं, भाषा शैली भी लिखा है और यहां पे हरिशंकर परसाई की रचनाएं और भाषा शैली, ठीक है। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, लेखक राहुल सांकृत्याय ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया। यहां पे इसका अथवा भी आप देख सकते हैं, ये रहा। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 और इसका भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका अथवा यहां पे दिया गया था, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर आपके 16 का आंसर, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। अंधे की लाठी, इसका अर्थ यहां पे दिया है और वाक्य में प्रयोग ये किया गया है। अगला दूसरा नंबर इसी में दिया था, ईद का चांद, ईद का चांद, तो इसका भी आंसर आप लिख लीजिए। इसका अथवा है 16 नंबर का, निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये रहा परिभाषा और उदाहरण। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, फणीश्वर नाथ रेणु के मित्रों के नाम लिखिए, ये आंसर और ये हैं इनके नाम, ठीक है। ये रहा इसी का अथवा, रीढ़ की हड्डी एकांकी के उद्देश्य आपको इस तरह से लिख देना है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18। तो चलिए आइए पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। तो
यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18 और यहां पे ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 19, आप देख लीजिए। और इनका आंसर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 21, ठीक है। और इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 22, अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। यहां पे ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 23। इस तरह से ये आपने क्वेश्चन नंबर 23 तक देख लिए। आइए मैं आपको आगे इनका आंसर दिखा देता हूं। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, ठीक है। ये आपका काव्यांश दिया हुआ था और इसका संदर्भ और प्रसंग ये दिया हुआ है। इसके बाद इसका भावार्थ भी आप नोट कर लीजिए। ये रहा इसका अर्थ या भावार्थ, ठीक है। इसके बाद इसी का अथवा ये आपके सामने है, इसको भी आप देख सकते हैं। और इसका भी संदर्भ प्रसंग ये लिखा है, इसका भावार्थ जो है यहां पे लिखा गया है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। ये आप गद्यांश पढ़ लीजिए, इसका भी संदर्भ प्रसंग दिया गया है और इसका ये व्याख्या यहां पे किया गया है, ठीक है। इसके बाद इसी का दूसरा देख लीजिए, ये है गद्यांश और 19 नंबर का अथवा है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। और ये संदर्भ प्रसंग दिया गया है, इसका व्याख्या यहां पे दिया है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये मिलता है आपको क्वेश्चन नंबर 20, जल है तो कल है विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। यहां पे ये आंसर इसका लिखा गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहां पे नेक्स्ट इसका अथवा आप देख सकते हैं, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। तो इसका मित्र फर्स्ट यहां पे देख सकते हैं, तुम वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे हो। और दूसरा मित्र क्या कहता है, मैं तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूं ताकि समय पर सब कुछ पूरा कर सकूं। इसमें मित्र फर्स्ट फिर कहता है, हां मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। पिछले साल मैंने आखिरी समय तक इंतजार किया और समय से पहले सब पढ़ा नहीं पाता, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको लिखना है। और इसी का अथवा आप देख सकते हैं, काव्यांश के प्रश्न उत्तर, ये 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहां पे आप देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 और ये क्वेश्चन दिए गए हैं, काव्यांश आपको पढ़ लेना है और इसके बाद ये क्वेश्चनों के आंसर आपको इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसी का अथवा आप देख सकते हैं। ये आपको मैं बताया था 21 नंबर क्वेश्चन है और 21 का अथवा मैं आपको दिखाता हूं, ये है आगे, ठीक है। यहां पे 21 का अथवा है, रावण के पास सबसे अमूल्य धन कौन सा था। तो यहां पे इसका आंसर आपको देना है, ये लिखा हुआ है इसका आंसर सब, ठीक है। तो आप देख लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है 22 नंबर, आवेदन पत्र। अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो यहां पे आपको इस तरह से लिखना है, यहां पे जहां लिखा हुआ है अपना नाम तो अपना नाम लिख देना है, यहां पे कक्षा अपना लिख देना है जिस कक्षा में आप हो, और ये सब यहां पे अपने विद्यालय का नाम लिख देना है। और इसके बाद यहां पे स्थानांतरण का नाम, यानी आपका जहां स्थानांतरण हो रहा है तो आप यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। और इसके बाद यहां पे अपना रोल नंबर, कक्षा का नाम, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद बढ़ते आगे, यहां पे इसी का दूसरा पॉइंट है, इसी का अथवा कह सकते हैं, प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। तो ये इस तरह से पत्र आपको लिखना है, ठीक है। और इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट होता है यहां तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपसे निबंध पूछा गया है, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान। यहां पे आपको रूपरेखा परिचय इस तरह से लिखना है। और आइए बढ़ते हैं आगे और मैं आपको दिखा देता हूं, यह पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव, ठीक है। और ये पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उपाय हैं, ठीक है। यहां पे ये निष्कर्ष है, इस तरह से ये आपको लिख देना है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको किस संबंध में वीडियो चाहिए
तो कमेंट कर जरूर बताइए। चलते हैं नेक्स्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।